नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ के बेहद खास कार्यक्रम द एडिटर शो के साथ। इस शो में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो चुनिंदा खबरें जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शो में सबसे पहले आपको बताएंगे पीएम मोदी के सुपर स्पेशल मंडे इंटरव्यू के बारे में। इस एक इंटरव्यू से पीएम मोदी ने उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जिन पर विपक्ष लंबे समय से सवाल कर रहा था। पीएम मोदी ने राम मंदिर, धारा 370 के साथ ही मौजूदा चुनाव और 2047 को लेकर भी क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको इस शो में बताएंगे। शो में दूसरी खबर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर पुलिस की टीम क्यों पहुंची और कमलनाथ के सबसे करीबी शख्स पर क्यों लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, इस पर भी हम आपको इस शो में बताएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेबाकी से चुनाव की तैयारी से लेकर देश को अगले 25 साल का विजन देने की बात कही। यह इंटरव्यू विपक्षियों के सारे सवालों के जवाब देने वाला था। वो न केवल विपक्षियों पर बोले बल्कि ईडी जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2024 के चुनाव को जीतने का नहीं है? वो सीधे 2047 के बारे में सोचते हैं क्या? आज हुए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने 2047 यानी कि आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर तय किए लक्ष्य को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, दो अलग चीज़ें हैं। जब देश आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी समय मैंने ये विषय सबके सामने रखना शुरू किया था, आज से 1-2 साल पहले। और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है, 75 साल पर हम खड़े हैं, 100 साल पहुंचने वाले हैं, इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें। हर इंस्टीट्यूशन, हर कोई अपना एक लक्ष्य बनाए कि मैं अपना गांव का प्रधान हूं, 2047 तक मेरे गांव में इतना तो मैं करूंगा। आरबीआई को मैं कार्यक्रम में भी गया, 90 साल का उनका कहा। तो मैंने कहा कि 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 100 साल होंगे, इस पर अभी से सोचिए। तो मेरे मन में 2047 ये भारत की आज़ादी के 100 साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए। और आज़ादी के 100 साल अपने आप एक बहुत इंस्पिरेशन है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो एक पार्ट तो वो है। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में चुनावों को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में लेना ठीक नहीं है। दूसरा है 2024। 2024 ये चुनाव का हमारा जो क्रम है 5 साल का, उसके हिसाब से वो आया हुआ क्रम है। और मैं मानता हूं कि चुनाव ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। एक तरफ इस चुनाव में आप देखते हैं, लोकतंत्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा महापर्व है और इसलिए मेरा तो मत है कि उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। उससे जैसे स्पोर्ट्स, उसका जब फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पैदा करते हैं। प्रतिस्पर्धा भी। जब खेल का मैदान होता है तो देखने वाले, खेलने वाले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। पीएम मोदी के क्या क्या हैं बड़े प्लान, आपको वो भी सुनवाते हैं। कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो एक
एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी, एक वो नर्वस होते हैं। जो दूसरी जिनका विश्वास आप पर पूर्ण तरह है वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अंजाम देने वाले हैं। तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेसफुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात है, ज़्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ मैंने सब कुछ कर लिया है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं। हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूँ जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूँ। पीएम मोदी ने आज ये भी कहा कि चुनाव में उम्मीदवार नहीं बल्कि मतदाता जरूरी होता है, इसलिए तो चुनाव इतना बड़ा होता है। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। तो इलेक्शन के दौरान ये सब टर्मिनोलॉजी इम्पोर्टेंट होता है। पहली बात है, उम्मीदवार ही नहीं, चुनाव में हर मतदाता इम्पोर्टेंट होता है। चुनाव में बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इम्पोर्टेंट होता है, कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये कह देना कि और किसी का महत्व नहीं होता है, ये वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है जी, तो बहुत महत्व होता है। जहाँ तक गारंटी का सवाल है, आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य से शब्दों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो एक प्रकार से लग रहा है कि ये तो चलते का नाम गाड़ी, कुछ भी बोल दो, कहीं पर भी बोल दो, कोई जिम्मेवारी नहीं। अब आप देखा होगा इन दिनों एक नेताजी के पुराने ढेर सारे वीडियो बाजार में घूम रहे हैं और उनके एक विचार से दूसरा विचार कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लोग एक साथ देखते हैं, अरे ये आदमी इतना हमें मूर्ख बनाता था, हमारी आँख में धूल झोंकता। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। सनातन विवाद पर भी पीएम मोदी ने खुलकर विपक्ष पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके पर सनातन के खिलाफ जहर उगलने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ और वो तो काफ़ी अरसे से करते आए हैं, काफ़ी दशकों से उनका एंटी सनातन पोजीशन रहा है, लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इज इट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, या फिर सनातन के खिलाफ जो उनके स्टेटमेंट्स है वो बाकी राज्यों में भी ये फैल रहा है? अब मैं इस सवाल को जरा अलग तरीके से देखता हूँ। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए। जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था,
जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला जो, हाँ, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज़्यादातर गांधीयन लोग थे, ज़्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें। मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। राम मंदिर को राजनीतिक रंग देने पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है और जब इलेक्शंस आ गए हैं तो फिर चाहे ऑपोजिशन हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तुम पापी तुम पापी। कांग्रेस कहती है कि इसका राजनीतिकरण बीजेपी ने किया इसलिए वो पापी है। बीजेपी कहती है कि न्योता देने के बावजूद आप प्राण प्रतिष्ठा में आए नहीं इसलिए आप पापी हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया और इसको आज की घटनाओं से मत देख। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीज़ें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। एक वक्त कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लेकिन यही बात अब मोदी के संदर्भ में कही जाती है। इस सवाल पर भी पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अभी हमारे कैमरा टीम्स जहाँ भी जाते हैं वो सब यही कहते हैं कि जो मतदाता हो या कैंडिडेट हो वो सब यही बात करते हैं, मोदी पर भरोसा। तो हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे, बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुँच गए हैं? ऐसा है कि देश ये कहता है, और जो मैं खुद भी फील करता हूँ, कि ये माँ भारती का बेटा है, ये माँ भारती का संतान है। उससे ज़्यादा न लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं, न ही मेरे लिए बोलते हैं। भारत माँ का संतान है,
माँ की सेवा कर रहा है, तो इतना ही बहुत है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर राजनीतिक पार्टियों के आरोप पर पीएम मोदी ने कहा कि केवल 3% नेताओं के ही खिलाफ ईडी छापेमारी करती है, बल्कि 97% के खिलाफ मामले जो दर्ज हो रहे हैं वो राजनेताओं के नहीं होते, मगर राजनेता इस बारे में चुप रहते हैं। एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था, और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहाँ से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने, और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर राजनीतिक पार्टियों के आरोप पर पीएम मोदी ने कहा कि केवल 3% नेताओं के ही खिलाफ ईडी छापेमारी करती है, बल्कि 97% के खिलाफ मामले जो दर्ज हो रहे हैं वो राजनेताओं के नहीं होते, मगर राजनेता इस बारे में चुप रहते हैं। हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। 370 को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मैंने साहस दिखाकर उस धारा को हटा दिया और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया है। क्योंकि मैं एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूं जी। अब आपको याद होगा 2019 में बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब मैं वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया। 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया। यूएपीए बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया। बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था, हमने 100 दिन में किया। इतना ही नहीं, पशु का टीकाकरण, ये कोविड के टीकाकरण की इतनी चल रहा है ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 करोड़ रुपया लगा करके पशुओं के टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा हूँ, और मैंने 19 में पहले 100 दिन में किया था। तो मैं 100 दिन क्या काम करना वो हैफाजत नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत के न केवल रूस बल्कि यूक्रेन से भी बेहतर रिश्ते हैं। उन्होंने ये बात भी बताई कि रूस के राष्ट्रपति से उन्होंने बातचीत के जरिए हल निकालने को कहा था। यूक्रेन की चर्चा जरा ज़्यादा हुई खिलाफ, लेकिन मैं 14 से लेकर ऐसी कई घटनाएं हैं। अगर आपने एक सुषमा स्वराज जी का एक इंटरव्यू है, आप देखिए कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के लोगों को लाए, और सऊदी किंग के साथ मैंने बात कर करके उनसे कहा भाई मुझे वहाँ यमन से लोगों को लाना है, तो आपका बॉम्बार्डिंग चल रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, मुझे कैसे मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ समझ दीजिए मुझे, और सुषमा जी ने अपने इंटरव्यू में सारी चीज़ें कही हुई है। भारत की रिक्वेस्ट पर एक पीरियड रहता था जिस पीरियड में बॉम्बार्डिंग नहीं होता था,
और उस समय हम हवाई जहाज़ में हमारे लोगों को निकालते। यमन से करीब 5,000 लोगों को हम लाए थे। उसी प्रकार से यूक्रेन में मेरा यूक्रेन से भी इतना ही घनिष्ठ नेता है, मेरा रशिया से भी इतना ही घनिष्ठ नाता रहा है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैं पब्लिकली राष्ट्रपति पुतिन को कह सकता हूँ कि युद्ध का समय नहीं है। मैं यूक्रेन को भी कह सकता हूँ पब्लिकली कि बातचीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए, और इसके कारण मेरी क्रेडिबिलिटी है। और जब मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग, हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए, और मैं आप क्या व्यवस्था कर सकते हो। फिर मैंने बताया मैंने इतनी व्यवस्था की है, आप इतना मेरी मदद कीजिए। उन्होंने मदद की, और भारत के तिरंगे की ताकत इतनी थी कि विदेशी व्यक्ति की भी भारत का तिरंगा हाथ में रखता था तो उसके लिए जगह मिल जाती थी। तो मेरा तिरंगा ही मेरी गारंटी बन गया था। छिंदवाड़ा में सियासी घमासान नए स्तर पर पहुंच गया है। अब बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पीए आरके मिगलानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी प्रत्याशी ने पुलिस को जानकारी दी है कि राजेंद्र कुमार मिगलानी ने उनके खिलाफ एक वीडियो बनाया और उसे प्रसारित करने को कहा, जिसको वायरल करने की उनकी बड़ी प्लानिंग थी ताकि बंटी साहू की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस सीधे कमलनाथ के शिकारपुर स्थित बंगले पर पहुंच गई। इस दौरान कमलनाथ के समर्थक भी बंगले पर जमा हो गए और कई घंटों तक चले इस हाई प्रोफाइल ड्रामे में कमलनाथ और नकुलनाथ भी अपने सारे दौरे रद्द करके पहुंचे। लेकिन वायरल वीडियो करने के कथित प्लानिंग पर कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ने चुप्पी साधी रखी। कमलनाथ के गढ़ में ड्रामा ऑन रिकॉर्ड। फांसने चले थे, खुद फंस गए। नकुलनाथ का चुनाव से पहले बिगड़ता गेम। नकुलनाथ के करीबियों ने ऐसा क्या किया जो फंस गए? वो उन्हें फंसाने चले थे और खुद फंस गए। सोमवार की सुबह छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने कमलनाथ के करीबी राजेंद्र कुमार मिगलानी पर अपने खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल करवाने की शिकायत दर्ज की। चुनावों के पहले विपक्षियों के खिलाफ शिकायत कौन सी बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ घंटों में ऐसा उछला कि मानो तय हो गया कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के अपनों ने ही उनको हराने की बिसात बिछाने का काम कर दिया हो। सोमवार को छिंदवाड़ा में चले दिन भर हाई प्रोफाइल मामले के पहले उस वीडियो के बारे में जानिए, जिसकी वजह से नकुलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन उस वीडियो में क्या है वो आपको बताते हैं। वायरल वीडियो की कहानी। राजेंद्र कुमार मिगलानी नाथ परिवार के करीबी हैं। मिगलानी का छिंदवाड़ा से वीडियो आया सामने। वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के बारे में जिक्र है, जिसमें बंटी साहू का अश्लील वीडियो वायरल करने की प्लानिंग बनाई गई। मिगलानी 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे वीडियो वायरल करने वाले थे। बंटी साहू को बदनाम करने के बाद 20 लाख रुपए भी दिए जा रहे थे। अपने खिलाफ नकुलनाथ के करीबी राजेंद्र कुमार मिगलानी का प्लानिंग वाला वीडियो देखकर बंटी साहू अपने परिवार के साथ सीधे थाने पहुंच गए। आज पूरा षड्यंत्र रच करके ये लोग मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जैसे नकुलनाथ आपका बेटा है, मैं भी छिंदवाड़े का बेटा हूं। मैं लड़ रहा हूं पूरी तरीके से पार्टी की विचारधारा को लेकर के। आप भी लड़िए, लेकिन कम से कम छिंदवाड़े के बेटे को इस तरीके से आप बदनाम ना करें। बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू की मां भी इस दौरान अपने बेटे के साथ खड़ी नजर आईं। प्लीज उसको इतना मानसिक परेशान ना करें, और यदि आप लोग करेंगे ना तो वो परमात्मा का बेटा है, उसका बदला परमात्मा लेगा। बंटी साहू की शिकायत पर छिंदवाड़ा पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सीधे कमलनाथ के घर पहुंच गई। बंटी साहू को फंसाने के लिए डिजाइन किए गए वीडियो की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही कमलनाथ और नकुलनाथ अपने सारे काम छोड़कर घर पहुंच गए। करीब 3 घंटे की फिल्म की तरह पहले कमलनाथ अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उतरे और उसके बाद बेटे और बंटी साहू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे नकुलनाथ पहुंचे। इसी तरह दूसरे हेलीकॉप्टर से उतरे।
नकुलनाथ और कमलनाथ घर तो पहुंचे, लेकिन मीडिया के सवालों से बचते रहे। वो दोनों चुप रहे कि आखिर उनके करीबी राजेंद्र कुमार मिगलानी ने किसके कहने पर बंटी साहू को चुनावों में फंसाने का काम किया। सर, अभी पुलिस पहुंची है, वीडियो वायरल करने का आरोप है आर.के. मिगलानी जी के ऊपर। आपका क्या कहना है सर? जब छिंदवाड़ा पुलिस मिगलानी के पास पहुंची, तो उन्होंने तुरंत ही अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ समय मांगा। अब ऐसे में पुलिस उन्हें नोटिस देकर वापस आ गई है। आर.के. मिगलानी जी को हाई ब्लड प्रेशर था, पहले उनको बाईपास सर्जरी हुई है और अस्वस्थ थे। ऐसी स्थिति में उन्हें धारा 160 का नोटिस देके थाने पे तलब किया गया, जिस पर उनके द्वारा लिखित में लेख किया गया है कि वो विवेचना में पूर्ण सहयोग देंगे और उन्होंने 5 दिन का समय मांगा है। राजेंद्र कुमार मिगलानी अभी फिलहाल की वजह दे दी है। कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही बीजेपी के निशाने में है। ऐसे में 40 साल पुरानी लेगेसी पे कमलनाथ पे आज वार हुआ है और वो भी उसके पीछे का कारण है उनके पीए, जो इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कैसे एक बीजेपी प्रत्याशी को बदनाम किया जाए। हालांकि मामला दर्ज हो गया है, लेकिन कल छिंदवाड़ा में अमित शाह होंगे और अमित शाह के निशाने पर सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ ही होंगे। राजनीतिक पंडित इस वीडियो से इसीलिए भी बीजेपी को फायदा पहुंचने की बात कह रहे हैं, क्योंकि साल 2019 के चुनावों में नकुलनाथ और विवेक बंटी साहू की जीत में केवल 37,500 वोटों का अंतर था। अब बीजेपी के पास मौका है इस अंतर को अपने पक्ष में कर छिंदवाड़ा की एकमात्र हारी सीट को जीतने का। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छिंदवाड़ा में एक के बाद एक जिस तरह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, वो कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए पहले से ही मुश्किलों भरा था, लेकिन अब उनके करीबियों के एक्शन ही उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। और शो में अब बात चलते चलते की। चुनावी मौसम है, शिद्दत से गर्मी हो रही है, लेकिन इंद्र देवता भी कहीं कहीं मेहरबान हो रहे हैं। ऐसे ही मंडला लोकसभा क्षेत्र में जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में सभा लेने के लिए पहुंचे, तो अचानक तेज बारिश होने लगी। आसमान से पानी बरस रहा था, तो मंच पर मौजूद शिवराज सिंह चौहान भी माइक छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो बरसते पानी में भी लोगों से संवाद करते रहे। इस दौरान सामने मौजूद जनता भी शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए उल्टी कुर्सी का सहारा लेकर खड़ी रही। पानी बरसता रहा, शिवराज चौहान के भाषण भी चलते रहे और लोग उनको सुनते रहे। शिवराज सिंह चौहान अच्छे वक्ता हैं, उनकी शैली अलग है, उनका अंदाज जुदा है। यही वजह है कि वो 15 साल से ज़्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जनता में बेहद लोकप्रिय हैं।